क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय बच्चों, आज हमारा टॉपिक है नाजीवाद, हिटलर का उत्थान और हिटलर का पतन। हमारी कहानी शुरू होगी 1914 से। 1914 में पहला विश्व युद्ध छिड़ गया। एक साइड पे जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर साम्राज्य और दूसरे साइड पे इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। इस युद्ध में जर्मनी की भारी हार हुई। जो विजेता दल थे उन्होंने इतने सारे प्रेशर डाले जर्मनी के ऊपर कि जर्मनी के राजा काइजर विल्हेम II जो थे उन्होंने सिंहासन त्याग दिया। अब देश को कौन चलाएगा? उनकी जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने वेइमार नाम के जर्मनी के एक शहर में अपना गणराज्य स्थापना की घोषणा की, इसलिए इसका नाम पड़ा वेइमार रिपब्लिक या वेइमार गणराज्य। जो विजेता दल थे उन्होंने इन राजनेताओं को, जर्मनी के राजनेताओं को फ्रांस में बुलाया, वर्साई राजमहल में। वहाँ उनके साथ एक त्रासदी पर साइन किया गया। वो ट्रीटी क्या थी? उसके जो क्लॉजेस थे वो बड़े कठोर थे। नंबर 1, जर्मनी को इस युद्ध के लिए 6 बिलियन पाउंड का मुआवजा देना पड़ेगा। नंबर 2, जर्मनी कोई आर्मी नहीं रख सकेगी। नंबर 3, जर्मनी के जितने उपनिवेश थे ये विजेता दलों ने अपने में बांट लिया। और नंबर 4, जर्मनी का एक हिस्सा है राइनलैंड, जिसको रूर भी कहते हैं। वहाँ लोहे के खदान, कोयले के खदान, एक बहुत रिच रिसोर्स जगह, वो रिच जगह है। उस जगह पे फ्रांस ने अपना कब्जा जमा लिया और वो जर्मनी की भूमि की 13% थी। तो इन सब शर्तों के नीचे जर्मनी तो पूरी दब गई। और वहाँ तब जर्मनी में अगले 4 साल में इतनी मुद्रास्फीति हुई। चलो बच्चों, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन को समझते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब है कि आप एक मुद्रा से कितना खरीद सकते हैं, यही डिटरमिन करता है कि आपकी मुद्रा की वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये तस्वीर देखो, ये है एक डबल रोटी जो वहाँ के लोग खाते हैं। अगर इसको आप अमेरिकन मनी में खरीदो तो इसको लिए आपको $1 देना पड़ेगा। एक ब्रेड $1। पर इसको अगर आप जर्मन मार्क्स में खरीदो तो पता है आपको कितने देने पड़ेंगे, कितने मार्क देने पड़ेंगे? पूरे 1 करोड़ मार्क। एक ब्रेड खरीदने के लिए लोग डब्बे भर के, बास्केट भर के, थैले भर के नोट लेके जाते थे। ये तस्वीर देखो, एक ब्रेड खरीदने के लिए। ये तस्वीर जब दुनिया भर में फैली तो उस वक्त दुनिया के लोगों को लगा गलती तो राजनेता करते हैं और भुगतते हैं देश के आम जनता, ये ठीक बात नहीं है। स्पेशली अमेरिका के लोगों को बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने एक प्लान बनाया जिसका नाम था डॉज प्लान। इसके तहत वो जर्मनी को कुछ आर्थिक सहायता करने लगे। इससे जर्मनी की स्थिति थोड़ी सी सुधरी। चलो बच्चों, अब हम थोड़ा सा और आगे निकल जाते हैं और आते हैं 1929 के अक्टूबर के महीने। अमेरिका का जो आर्थिक सेंटर है, जिसको वॉल स्ट्रीट बोला जाता है, वहाँ सारे बड़े बड़े बैंक्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज है, सब हैं। अचानक एक दिन सुना गया कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। एक के बाद एक बैंक क्रैश कर रहे हैं, एक के बाद एक कंपनी फेल हो रही है, लोग सब बिना रोजगार के हो गए, नौकरियां चली गई, किसी के पास कुछ पैसा नहीं, और अमेरिका में महान आर्थिक अवसाद, द ग्रेट डिप्रेशन स्टार्टेड। अर्थव्यवस्था तो खराब हुई अमेरिका में और इसका प्रभाव आके पड़ा सीधे जर्मनी पर, क्योंकि वो डॉज प्लान बंद हो गया। अपने पास पैसे नहीं है तो दूसरों को कैसे सहायता करेंगे? और जर्मनी की जो आर्थिक स्थिति थी वो फिर पहले जैसी हो गई। और जर्मनी के लोग इतने घृणित थे और वो इतने घबराए हुए थे और उनको हमेशा लगता था क्या हमारा कोई एक भी अच्छा राजनेता हमें नहीं मिलेगा जो हमें इस स्थिति से निकाल सके? हम क्या हमेशा ऐसे ही पिसते रहेंगे? और उनको ये राजनेता मिला अडोल्फ हिटलर में। अडोल्फ हिटलर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इनकी जन्म हुई थी ऑस्ट्रिया में और पहले विश्व युद्ध में ये जर्मन आर्मी में कॉर्पोरल थे। इस तस्वीर को देखो, ये जो रेड लाइन देख रहे हो ना, ये हैं अडोल्फ हिटलर। युद्ध में इनको ये घायल हो गए थे तो ये हॉस्पिटल में थे। तब उन्होंने सुना कि युद्ध खत्म, जर्मनी हार गई है। फिर वर्साई त्रासदी के एक शर्त उन्होंने सुने, उनके मन में बहुत गुस्सा भर गया। तो हिटलर जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आए वो जाके उन्होंने ज्वाइन किया जर्मन नेशनल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। और हिटलर के 2 बड़ी अच्छी क्वालिटीज़ थी। एक थी कि वो इतना ओजस्वी भाषण देते थे, तेज से भरा हुआ, और वो इतने हाथ पैर हिलाकर एनर्जी के साथ बोलते थे कि लोग बहुत प्रभावित हो जाते थे। और उनको ना किसी भी डिस्कशन में लोगों को प्रभावित करने की क्षमता बहुत ज़्यादा थी। इस तस्वीर को देखो, इसमें आप देखोगे कि हिटलर
एक कॉफ़ी हाउस में अपनी बातें समझा रहे हैं और देख रहे हो बच्चों, हिटलर बोल रहे हैं और सब किस तरीके से उनकी बात सुन रहे हैं। उनको लग रहा है फाइनली एक बंदा हमारी दिल की बात कह रहा है। और हिटलर बहुत कड़ी मेहनत करने से डरते नहीं थे। अपनी कड़ी मेहनत के वजह से 1923 तक हिटलर एकदम पार्टी के शीर्ष स्थल पे पहुंच गए। उन्होंने एक और काम किया, अपने जैसे विचारधारा वाले, अपने जैसे बोलने वाले, इस तरह के एनर्जी वाले, ऊर्जा वाले लोगों को उन्होंने अपने साथ एक ग्रुप तैयार किया। पर इस वक्त जर्मनी में कई राजनीतिक पार्टी थी और ये जब वर्कर्स पार्टी उसमें से एक पार्टी थी। उन्होंने अब अपना नाम बदला और अपना नाम रखा नाज़ी पार्टी। आगे बढ़ते हैं, 1929 पे आ जाते हैं। आपको याद है अमेरिकन अर्थव्यवस्था चरमरा गई, उसका प्रभाव जर्मनी पे आ गया। जर्मनी के लोग बहुत परेशान हो रहे थे। उस वक्त नाज़ी पार्टी के लोग सड़कों पे उतरे और वो खूब कहते थे कि हमारे राजनेताओं ने जर्मनी के आत्मसम्मान को तो मिट्टी में मिला दिया और आर्थिक व्यवस्था की हाल खुद ही देख लो। तो ये नाज़ी पार्टी का जो कहना था ये पूरे एक जन आंदोलन में बदल गया। और 1932 में जब इलेक्शंस हुए, हिटलर 37% वोट से जीतकर पार्लियामेंट में आए। बच्चों एक मिनट रुक के हम 2-3 शब्दों को अब जान लेंगे। पहला शब्द है राइक। ये एक बहुत पुराना जर्मन शब्द है जिसका मतलब है साम्राज्य यानी कि एम्पायर। हिटलर ने अपने इस वक्त का नाम दिया थर्ड राइक। उनका कहना था पहले 2 साम्राज्य हो चुके हैं, अब एक नई जर्मनी की शुरुआत है, इसको हम कहेंगे तीसरी साम्राज्य, थर्ड राइक। दूसरा शब्द है राइक्सटैग। राइक्सटैग का अर्थ है पार्लियामेंट बिल्डिंग। तीसरा शब्द है चांसलर। जर्मनी में जो विजेता पार्टी के लीडर होते थे, पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंट को लीड करते थे, उनको कहा जाता था चांसलर यानी कि कुल अधिपति। उस वक्त जर्मनी में जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था वॉन हिंडनबर्ग। तो वो प्रेसिडेंट थे और हिटलर बने चांसलर। फरवरी के महीने में 1933 फरवरी के महीने में राइक्सटैग बिल्डिंग में आग लग गई। वो आग बुझा भी दी गई, पर नाज़ी पार्टी के लोगों ने खूब फैलाया कि ये आग कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने लगाया है, क्योंकि वो चाहते हैं नाज़ी पार्टी का पतन हो जाए। और हिटलर ने इस तहत जाकर प्रेसिडेंट से एक डिक्री साइन करवा ली जिसका नाम था फायर डिक्री, जिसके अनुसार अगर चांसलर को लगता है कि देश में सुरक्षा का अभाव है तो वो सारे डेमोक्रेटिक पावर्स बंद कर देंगे देश के और सारी पावर उनके हाथ में आ जाएगी। जब ये डिक्री के बारे में लोगों ने सुना तो पार्लियामेंट में तो हलचल मचने लगा। जो अपोजिशन पार्टी के थे उन्होंने कहा कैसे आपने डिक्री साइन किया, हमसे ना पूछा, ना डिबेट हुआ, ना कुछ हुआ, कैसे कर लिया आपने। तो हिटलर ने कहा आपको डिबेट चाहिए, कोई बात नहीं, देखते हैं हम। उन्होंने 1 महीने के अंदर वो एक और बिल लेके आए जिसका नाम था इनेबलिंग बिल। और इनेबलिंग बिल का तहत क्या था कि अगर देश में सुरक्षा का अभाव है, अगर देश को अपने अंदर से या अपने बाहर से कोई आक्रमण का भय है, तो पार्लियामेंट रद्द, नो डेमोक्रेटिक रूल्स, नो डेमोक्रेटिक राइट्स, कुछ भी नहीं रहेंगे और सारा पावर चांसलर के हाथ में आ जाएगा। इसको उन्होंने पेश किया और पार्लियामेंट में आप तो जानते ही हो नाज़ी पार्टी का मेजॉरिटी था, उन्होंने अपना पास करवा लिया और हिटलर बन गए डिक्टेटर यानी कि तानाशाह। तो हिटलर जानते थे कि अगर देश के 80% लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, पर अगर 20% लोग अपना अगेंस्ट बोलते रहें तो धीरे धीरे ना वो दूसरे लोगों को भी प्रभावित करेंगे। तो ज़रूरी है कि इनको रोकना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने ना पुलिस टाइप की कई टुकड़ियाँ बनाई। एक था एसएस सीक्रेट सर्विस, एक था एसडी और एक था गेस्टापो। तो एसएस और एसडी को बाद में मर्ज कर दिया गया और एक ही एसएस था। तो इनको उन्होंने बड़े स्मार्ट यूनिफॉर्म दिए और वो उसको पहन के सड़क पे मार्च करते थे और उनका काम था कि चारों तरफ नज़र रखना कि कोई हिटलर के अगेंस्ट में बोल तो नहीं रहा है, अगर बोल रहा है तो उसको पकड़ के सीधा लेके जेल में डाल दो। तो अपोजिशन पार्टी के जो लोग थे वो थोड़ा सहम गए इससे, जेल में कौन जाना चाहता है। तो इस तरीके से हिटलर पूरे डिक्टेटर बन गए। अब उन्होंने अपना काम शुरू किया। नाज़ी पार्टी की कुछ मान्यताएं थी और वही मान्यताएं हिटलर के सपने भी थे। हिटलर ये लैंग्वेज यूज़ करते थे, आई हैव अ ड्रीम, मैं जर्मनी के लिए ऐसा सोचता हूँ, जिससे लोग बहुत प्रभावित होते थे। तो पहली मान्यता ये थी कि जर्मनी को एक बहुत शक्तिशाली देश बनना है। विश्व के जितने सशक्त देश हैं उसमें जर्मनी का नाम एकदम ऊपर आना चाहिए। तो सशक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, आर्थिक शक्ति की ज़रूरत है।
तो हिटलर ने सबसे पहला काम किया कि सरकारी मदद देकर, सरकारी फंड्स देकर उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू करवा दिए देश में। रेलवे बने, सड़कें बनी, एरोप्लेन बन रहे हैं, और उनको लगा कि एक सशक्त देश की निशानी क्या है, वो होगा कि हर इंसान के पास, हर फैमिली के पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने फोक्सवैगन गाड़ी कंपनी का स्टार्ट किया। फोक्सवैगन का मतलब है पीपल्स कार। तो इन सब चीज़ों से लोगों को नौकरियां मिलने लगी, लोगों को इनकम होने लगा, उनके हाथ में खर्च करने के पैसे आने लगे, तो लोग हिटलर से काफ़ी खुश रहे थे। नाज़ी पार्टी की दूसरी मान्यता ये थी जिसको कहते थे लेबेंसरॉम। लेबेंसरॉम का अर्थ है कि जर्मन्स को रहने के लिए जितनी जगह ज़रूरत है उतना हम लेंगे, उनको जितनी भोजन संस्था की व्यवस्था करनी पड़ेगी वो हम करेंगे। ये था लेबेंसरॉम। तो इसके तहत हिटलर ने क्या क्या किया? 1933 पे उन्होंने पहले ही लीग ऑफ नेशंस से अपने निकल गए और उन्होंने कहा वर्साई त्रासदी हम नहीं मानते, जाओ जी क्या कर लोगे। 1936 में उन्होंने राइनलैंड, आपको याद होगा बच्चों, फ्रांस ने जो ले लिया था, जहाँ लोहे के खदान थे, कोयले के खदान थे, उस पर उन्होंने फिर से अपना कब्जा जमा लिया और फ्रांस को कहा निकलो यहाँ से। 1938 में उन्होंने अपनी नज़र ऑस्ट्रिया की तरफ दौड़ाई और उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रिया के अधिकतर लोग तो जर्मन ओरिजिन के हैं, तो ऑस्ट्रिया अलग देश क्यों है। वो ऑस्ट्रिया में घुस गए और ऑस्ट्रिया पे कब्जा कर लिया। उसी साल में वो चेकोस्लोवाकिया में चले गए और एक ही बात उन्होंने कहा, यहाँ के भी तो ज़्यादातर लोग जर्मन ओरिजिन के हैं, क्यों हम वो भी जर्मनी के अंदर आ गए। और इस वक्त फ्रांस, इंग्लैंड, यूरोप के जो बाकी देश थे वो बार बार जर्मनी से कह रहे थे बस और मत आगे बढ़ो। और यहाँ तक कि इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने उनसे एक ट्रीटी भी साइन करवाई कि अब वो और आगे नहीं बढ़ेंगे। हिटलर ने ट्रीटी तो साइन कर दी पर वो तो उनको बुद्धू बना रहे थे। हिटलर उनको मानना तो था ही नहीं ट्रीटी। 1939 में वो पोलैंड पे उन्होंने आक्रमण कर दिया और जैसे उन्होंने पोलैंड पे आक्रमण किया, इंग्लैंड और फ्रांस को समझ आ गई कि ये बंदा मानने वाला नहीं है, तो उन्होंने भी जर्मनी पे जंग का ऐलान कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध में एक साइड पे है जर्मनी, दूसरे साइड पे है फ्रांस और इंग्लैंड। अब फ्रांस की फौजें अभी तक उतनी तैयार नहीं थी, जर्मनी की फौज तो रेडी थी, वो फ्रांस में घुस गए और फ्रांस को भी कब्जा कर लिया। अब बचा कौन? एक इंग्लैंड और इधर जर्मनी। 1940 में जर्मनी ने अपने हाथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। उन्होंने जापान और इटली के लीडर्स के साथ एक ट्रीटी बनाई। उस ट्रीटी में क्या था कि अगर हम तीनों में से किसी पर आक्रमण होता है तो तीनों मिलकर उनका सामना करेंगे। तो इन तीनों को कहा गया एक्सेस पावर्स। 1941 में हिटलर ने अपनी नज़र रशिया की तरफ घुमाई और उनको क्या दिखा? बड़े बड़े खुले खुले मैदान, खेत, और उसमें जम के गेहूं की पैदावार हो रही है। तो उनको लगा इस पर अगर मैं कब्जा कर लूं तो जर्मनी के लोगों के लिए भोजन संसाधन का एक कंटिन्यूअस स्रोत बन जाएगा। तो उन्होंने अटैक कर दिया रशिया को। रशिया अब तक युद्ध में नहीं आई थी, पर अब रशिया ने इंग्लैंड को ज्वाइन किया और जर्मनी के साथ युद्ध में लग गई। यहाँ हिटलर ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी तक हिटलर गए थे ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवेकिया, इनकी जो आर्मीज़ थी इतनी सशक्त नहीं थी और जर्मनी के आर्मी के सामने वो खड़ी नहीं हो पाई। पर रशिया की आर्मी तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उन्होंने डट के सामना किया। 1942-43 में उन्होंने स्टालिनग्राद नाम के शहर में जर्मन आर्मी को खूब बुरी तरीके से हराया। और हराया ही केवल नहीं, फिर उनको धकेलते हुए, खदेड़ते हुए, उनके पीछा करते हुए उनको सीधा जर्मनी तक वापस ले गए और जर्मनी के अंदर घुस के रशियन आर्मी 1945, 3 साल लगे, 1945 तक घुसते 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 वो बर्लिन के बॉर्डर पे पहुंच गए। इससे पहले हमें याद रखना पड़ेगा कि ये 3 साल जब रशिया जर्मनी के साथ जूझ रही थी, उधर इंग्लैंड की जो एयरफोर्स थी वो जर्मन शहरों पर बमबारी कर करके उन्होंने उसको भी हाल बहुत बुरा कर रखा था। तो ऊपर से इंग्लैंड की फोर्स आ रही है, जमीन से रशिया की फोर्स आ रही है, इन दोनों से जर्मनी परास्त हो गई। हिटलर ने आत्महत्या कर ली और जर्मन आर्मी ने हथियार डाल दिए। तो क्या युद्ध खत्म हो गया? नहीं। इसको जानने के लिए हम फिर से 1941 में वापस जाएंगे और अब इस मैप को देखो। इस मैप में आप देखो, ये जो छोटा सा द्वीपपुंज है ना, ये है जापान। है तो छोटा सा, पर इसकी आकांक्षाएं बहुत बड़ी थी। ये बढ़ते 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 ये मंचूरिया गए, फिर वो कोरिया गए, फिर चाइना के किसी हिस्से पे उन्होंने जमा लिया, फिर नीचे आ गए। नीचे आके साउथ ईस्ट एशिया के जितने देश थे उन सबको करते करते म्यांमार पे भी वो आ गए और आके इंडिया के दरवाजे पर ठक ठक करने लगे।
फिर जापान के लोगों ने पूर्वी दिशा में अपनी नज़र घुमाई और वहाँ पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। एक एक करके वो उन पर कब्जा करने लगे। इन द्वीप पुंजों में एक है हवाई द्वीप पुंज, जो अमेरिका की टेरिटरी है। यहाँ पे एक बंदरगाह है जिसका नाम है पर्ल हार्बर, जहाँ अमेरिका के युद्ध के जहाज रखे जाते थे। 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर खूब बम बरसाए और अमेरिका के युद्ध के जहाज़ों को नुकसान पहुँचाया, तो अमेरिका भी युद्ध में आ गई। तो अब हम 1941 में क्या देख रहे हैं? एक साइड पे एक्सिस यानी कि जर्मनी, इटली और जापान, दूसरी साइड पे अलाइज यानी कि इंग्लैंड, रशिया, अमेरिका और चाइना। तो इन दोनों में जो युद्ध होने लगा था, बर्लिन का तो ख़त्म हो गया था 1945 में, पर जापान फिर भी चलाई जा रही थी युद्ध को। 1945 में ही अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी नाम के दो जापानी शहरों पर परमाणु बम गिराए। बच्चों, इस तस्वीर को देखो, यह बम गिराने का बाद का दृश्य है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ जापान को। जापान के एम्परर ने, जापान के जो सम्राट थे, उन्होंने हार मान ली और जापान ने भी हथियार डाल दिए। युद्ध खत्म हुआ। शांति नहीं, युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया में एक खबर फैली जिससे सारी दुनिया दंग रह गई। ये क्या हो गया? और वो था नाजी पार्टी की तीसरी जो मान्यता, और ये हिटलर की भी बहुत बड़ी मान्यता थी, वो थी कि नस्लवाद। नस्लवाद का मतलब क्या है? उनका मानना था कि सबसे शुद्ध जाति वो है आर्य जाति, और बाकी जो जाति हैं जैसे कि यहूदी, जैसे कि जिप्सीज, जैसे कि पोलैंड के लोग, ये तो बहुत ही निम्न स्तर के हैं और यहाँ तक कि इनके जीने का अधिकार ही नहीं है। जर्मनी में केवल कौन रहेंगे? आर्य जाति के लोग, और आर्य जाति को शुद्ध करके रखना है। तो 1941 से 1945 एक साइड पे तो हिटलर युद्ध कर रहे थे, दूसरे साइड पे एक भयानक कार्यक्रम भी चल रहा था। वो क्या था कि जर्मनी में और जर्मनी के ऑक्युपाइड जो देश थे, यहाँ पे जहाँ जहाँ इनको यहूदी मिल रहे थे उनको वो खींच के निकालते थे और उनको मालगाड़ियों में ठूस ठूस के भरते थे। ताला लगाकर उनको भेजा जाता था मृत्यु शिविर पर। जब पहुँचते पहुँचते ही कुछ लोग ढेर हो जाते थे, इस हाल में पहुँचे। और पहुँचने के बाद ये तस्वीर देखो, उनको दो हिस्सों में बांटा जाता था। एक ग्रुप वो होते थे जो सशक्त हैं, सक्षम हैं, जिनके पास कोई हुनर है, उनको एक ग्रुप में बांटकर अंदर ले जाया जाता था कैंप के। और दूसरे ग्रुप में जहाँ बूढ़े हैं, जो थोड़े अक्षम हैं, जिनके शरीर में क्षमता नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे कहा जाता था इतनी लंबी जर्नी करके आए हो, तुम लोग बड़े गंदे हो गए हो, अब अपने सारे कपड़े उतार दो, जूते उतार दो, सब कुछ उतार दो, और देखो वो हमने आपके लिए नहाने का जगह बनाया है, उसमें चले जाओ, नहा धो के साफ होके आओ, फिर देखते हैं क्या किया जाता है। और उनको उसमें भर देते थे, भर भर के घुसाते थे, ताला लगा देते थे और ऊपर से पॉइजन गैस छोड़ते थे। तो सारे लोग, जरा सा सोचो किस आतंक में सांस घुटते हुए किस तरीके से वो मर जाते थे। और उसके बाद इनके बॉडीज़ को निकालकर या तो जला देते थे या जंगलों में ले जाकर ज़मीन में बड़ा सा खोदकर, गड्ढे खोदकर उसमें डाल देते थे। तो इस तरह इस पीरियड में, ये 4 साल जो पीरियड था, इसमें 60 लाख यहूदियों की हत्या की गई। और इस पीरियड को यहूदी इतिहास में कहा जाता है होलोकॉस्ट, यानी कि प्रलय। जब रशियन आर्मी जर्मनी में घुसी तो जर्मन के जो कमांडर थे इन कैंप्स के, वो तो छोड़ के भाग गए। रशियन आर्मी जब यहाँ आई, कैंप में वो आए, उन्होंने कहा ये क्या है, और उन्हें ऐसे लोग मिले। ये खबर जब सारी दुनिया में फैली, दुनिया विश्व दंग रह गई। सब पूछने लगे इतना बड़ा कांड हो गया, किसी को पता नहीं चला, ये कैसे संभव है। उन्होंने जर्मनी के लोगों से पूछा, तुम जानते थे? जर्मनी के लोगों ने बोला नहीं, हमें भी नहीं पता था। क्यों नहीं पता था, इसके बारे में भी थोड़ा समझते हैं। हिटलर न जनता की मनोविज्ञान बहुत अच्छी तरह समझते थे। उनको पता था जनता को कैसे प्रभावित किया जाए, कैसे भ्रमित किया जाए। तो उन्होंने सबसे पहला काम जो किया, देश की जितनी युवा थी, एक बहुत बड़ी संख्या में थी वो युवा, उनको उन्होंने हिटलर यूथ में भर्ती कर लिया। स्मार्ट यूनिफॉर्म दिए, ये सड़कों पे खूब मार्च करते थे, क्लब्स में जाते थे, और वो बड़े बड़े राजनेता आकर तेजस्वी भाषण देते थे, और बच्चों को लगता था कि हम जर्मनी के बच्चे हैं, हम आर्यन बच्चे हैं, यही ऐसा ही होना चाहिए। और
उन्होंने स्कूल का जो करिकुलम था, सिलेबस था, उसको भी बदल दिया और उसमें नस्लवाद डाल दिया। नस्लवाद क्या कि आर्यन ही सबसे उच्च जाति है और इसको हमें एकदम शुद्ध रखना है, बाकी किसी जाति को जीने का अधिकार नहीं है। इन सब चीज़ों की स्कूल में पढ़ाई जाती थी। तो ऐसे करके हिटलर ने एक पूरी जनरेशन, एक पूरी पीढ़ी को उन्होंने नाजी में कन्वर्ट कर लिया था। रही बात औरतों की, वो औरतों से कहते थे देश के लिए आप करना चाहते हो ना, 2 काम आप जरूर करना। नंबर 1 कि आप स्वस्थ आर्यन बच्चों के माँ बनो, जितने बच्चे हो उतना ही देश के लिए अच्छा है। नंबर 2 इन बच्चों को आप नाजी विचारधारा में बड़ा करो ताकि बड़े होकर ये नाजी पार्टी के अच्छे मेंबर बन सके। तो ऐसे करके उन्होंने देश को खूब प्रभावित किया था। पर ये एक एक बंदे को पकड़ के तो नहीं कहते थे। इसके लिए हिटलर ने सामूहिक रैलीज करते थे, बहुत सारी, हर शहर में जाकर। ये तस्वीर देखो, लाखों की तादाद में लोग आते थे उनकी बात सुनने के लिए। आर्मी मार्च कर रही है, उसके बीच में हिटलर वो अपनी यूनिफॉर्म पहनकर खुले जीप में खड़े होकर सलामी ले रहे हैं और फिर जाके वह ऐसा तेजस्वी भाषण देते थे, उनसे लोग बहुत प्रभावित हो जाते थे और उनको लगता था फाइनली जर्मनी का आत्मसम्मान वापस आ रहा है, फाइनली हम अपने ऊपर, अपने देश के ऊपर गर्व कर सकते हैं। ये तो एक काम उन्होंने किया। दूसरी चीज़ हिटलर ने जो किया वो था मीडिया का बहुत चतुराई से इस्तेमाल। मीडिया यानी कि उस वक्त थे समाचार पत्र, रेडियो, इनका। और उनके जो कम्युनिकेशन के हेड थे, सूचना के हेड थे, उनका नाम था गोएबल्स। और गोएबल्स थे भ्रामक जानकारी देने के मास्टर। वो ऐसी ऐसी कहानियाँ न्यूज़पेपर में छापते थे, ऐसी ऐसी कहानियाँ रेडियो में बताते थे कि विश्व भर के लोग जब सुनते थे उनको लगता था जर्मनी में तो अच्छे काम हो रहे हैं, जर्मनी अपने देश की विकास कर रही है, क्यों हम उसको अपोज करें। हर देश अपने को विकास करना चाहता है, ये भी कर रही है। रही बात यहूदियों की हत्याओं की, उन्होंने उसका नाम दिया था देश की सफाई। अब देश की सफाई से आप ही बताओ, आप क्या समझ रहे हो? आप देश की सफाई मतलब इंसानों की हत्या करना? किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसे शब्दों के पीछे ऐसे अर्थ निहित है। इन चीज़ों से 1932 से लेकर 1945 में, बच्चों जरा सोचो, एक शख्स ने पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में कि हम सबको इन चीज़ों को याद रखना बहुत, ताकि ये सारी चीज़ें फिर से हमारे साथ कभी ना हो। तो बच्चों, ये रहा आपका सारांश। इसको आप एक बार अच्छी तरीके से देख लो इस वीडियो को, और उसके बाद आप चैप्टर को पढ़ लो, फिर आप वीडियो को एक और बार देखो। ये जो पूरी कहानी है ये आपके दिमाग में छवि की तरह आ जाएगी। एग्जाम्स में आप अपने शब्दों में सुंदर से सुंदर आंसर लिख पाओगे और ढेर सारे नंबर लाओगे। एक लाइक बटन दबा दो। और बच्चों, आप सब्सक्राइबर बन गए हो ना? नहीं बने तो ये बटन और ये बेल दोनों को दबा दो, ताकि जो हम हर हफ्ते नए वीडियो ला रहे हैं आपके फ़ोन पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। देखते रहो। क से